अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। इस वक्त मेरे साथ सेविंग होम के ऑनर, बिजनेस टाइकॉन्स, इंटरनेशनल इनकी ब्रांचेस से पूरी दुनिया में सेविंग होम की। स्पेशल पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारे आउटलेट्स बनाए हैं और आज पाकिस्तान की मुआशी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं, इन्वेस्टर्स पे बात करते हैं इकबाल अडवाणी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, सबसे पहले बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ओह, थैंक यू सो मच। वेलकम। आप दोबारा से यूएई इंटरनेशनल जो है वो विज़िट पे आए हुए हैं और आपके यहाँ पे माशाल्लाह बिज़नेस भी हैं, यहाँ भी हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आपके आउटलेट्स हैं। मुझे आज भी याद है, आपका ड्रीम है कि 100 से अबव आप जो है वो आउटलेट्स बनाएंगे पूरी दुनिया में सेविंग होम के। अच्छा, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। देखें, दिवालिया तो पाकिस्तान देखा जाए तो अनऑफिशियली हो ही चुका है, क्योंकि आपकी एलसियाँ नहीं खुल रही, आपका कोई काम तो हो नहीं पा रहा, तो काफ़ी करीब तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो आईएमएफ ने मार्च तक जो हो गया, अगर मार्च ये 3 महीने काफ़ी डेंजर है पाकिस्तान के लिए, बहुत नाजुक टाइम है। अभी 3 महीनों में पाकिस्तान को आईएमएफ ने तो मार्च में ही कहा है जो भी डिस्कशन होगी मार्च में होगी, तो तब तक तो मुझे लगता है ये 3 महीने निकालना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास रिज़र्व है नहीं कुछ भी, और कहीं से इमदाद आ नहीं पा रही, आएगी नहीं जब तक आईएमएफ से मुआहदा पूरी तरह होगा नहीं। तो तकरीबन आप समझे दिवालिया के करीब तक तो हम पहुंच ही गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया हुआ है। बिजनेस टाइकॉन्स जैसे आप जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल धाने पे खड़े हैं दिवालिया होने के। ये आपकी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, आपके एलसी खुल नहीं रही, आप माल इंपोर्ट कर नहीं सकते, पाकिस्तान डिपेंड पूरा इंपोर्ट पे करता है, डॉलर मार्केट में मिल नहीं रहा, तो अभी ये इसको आप क्या बोलेंगे, इसको दिवालिया तकरीबन बोलेंगे। डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हो ही गए ना हम लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं छोड़ो, उसको कोई सीरियस लेता नहीं है, उसकी खुद की पार्टी के लोग भी सीरियस नहीं लेते। प्राइम मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, छोड़ दें इनकी बातों को। इनकी ये जो कहते हैं उस पर ग्राउंड रियलिटी है ही नहीं। वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पाकिस्तान के वो हालात हो गए। सुजुकी हो गए, टोयोटा हो गए, उन्होंने अपने प्लान वगैरह सब बंद कर दिए, कुछ बचा ही नहीं है मुल्क के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें, फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीरें, इनकी तो बातें सुननी भी नहीं चाहिए, छोड़ दें, कुछ है ही नहीं। अभी तो ऐसे हालात हो गए हैं तो सब तो बंद हो गया है। वेजिटेबल आप इंपोर्ट करना है क्योंकि आपकी फसलें तबाह हो गई, वेजिटेबल तक आप नहीं मंगवा पा रहे, ऐसे हालात है। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर पोर्ट पे खड़े में छूट नहीं सकते क्योंकि डॉलर नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा आपने क्या करना है और क्या चाहिए, इसके बाद इनकी बातों को छोड़ दें, सीरियस मत। इसका ये मतलब हुआ कि एक कारोबारी और हुकूमती जो एहलकार हैं उनके दरमियान जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तनाज़ों में चल रही हैं, काफ़ी इनके आपस में मामला बिगड़े हुए हैं। मैं दूसरे जैसे आपने अभी हुकूमत पर ये तनकीद भी की है, उस हिसाब से आप बात की है, तो काफ़ी तनाज़े मुझे महसूस हो रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि आप देखें ना, पूरा मुल्क तकलीफ़ में है, हर बिजनेसमैन तकलीफ़ में है, आप देखें सब तकलीफ़ में है, हर कोई प्रॉब्लम में है। अगर प्रॉब्लम में कोई नहीं है तो हुकूमत प्रॉब्लम में नहीं है। उनकी कैबिनेट देखें आप बढ़ती जा रही है, वो अपने मिनिस्टर बढ़ाते जा रहे हैं, अपने मुसीर बढ़ाते जा रहे हैं, अखराजात और बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इन लोगों को छोड़ के, गवर्नमेंट के लोगों को छोड़ के, बाकी तो पूरा मुल्क तकलीफ़ में है। तो इससे बड़ा क्या आप देखेंगे कि हुकूमत कहाँ पर खड़ी है और एक आम आदमी कहाँ खड़ा है। आप जैसे जो कारोबारी लोग होते हैं, जो इंटरनेशनल भी टाइकॉन्स हैं, आपने दुनिया भर में जो है वो अपना बिज़नेस जो है फैलाया हुआ है। इसके अलावा आपने जो सबसे एक बेहतर आपने अमल किया वो पाकिस्तान में आप जाकर डॉलरों के हिसाब से मिलियंस डॉलर्स की आपने इन्वेस्टमेंट की है। आप क्या गवर्नमेंट से मिलके या ओवरसीज़ के मसाइल पे या ये जो यहाँ से जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन पे आप बात नहीं कर सकते उनके साथ? नहीं ना, अभी जो हालात हैं, अभी बात करने का कोई मकसद भी नहीं है। अभी जो हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में जाएगा। अभी 1-2 साल तक आप इस चीज़ों को भूल जाइए, सब बहुत बात की बात हो गई। मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्ट करने पाकिस्तान में जाए। इन हालात में कौन करेगा इन्वेस्ट? आपको पता ही नहीं आपका डॉलर खड़ा कहाँ रहेगा। जो भी है लोग, जो भी बिजनेसमैन है, वो कहीं से भी इन्वेस्ट कर बाहर से लेकर जाएगा तो डॉलर लेकर जाएगा। डॉलर तो आपका एक जगह खड़ा नहीं रहता। तो मुझे बताओ कौन इन्वेस्टर जाएगा जो डॉलर लेकर वहाँ जाके सिर्फ देखता रहे सब तमाशा, और कुछ अरसे बाद उसके डॉलर और प्राइस गिर जाए, रुपीस और नीचे आ जाए, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? मुझे नहीं लगता 1-2 साल में पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान का रुख कोई इन्वेस्टर नहीं करेगा।
1-2 साल तक तो नज़र नहीं आ रहा। अब 1-2 साल में पाकिस्तान के हालात इससे भी बुरे हो गए तो अलग बात है। इन हालात में भी पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्ट करेगा। मैं अभी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बड़े वसूख से ये बात बताई। मैंने क्वेश्चन किया पाकिस्तान के इसी दिवालिया जो निज़ाम की जो बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब है। मैंने उनसे बात की, वो कहते कि जी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएई के जो हैं अजमान, दुबई, शारजा, अबू धाबी, तमाम जो हेड हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके मैं मिल रहा हूँ। और बल्कि मैं एक ट्रेड जो है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो ट्रेड का रास्ता जो है वो मैं हमवार करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं पाकिस्तान में लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये बातें करें, ये सब आप समझते हैं ये सब फेक बातें हैं? देखिए यार, आम इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में जाएगा कैसे, मुझे आप ये बताओ। उसको यही नहीं पता कि वो आज ट्रांसफ़र कर रहा है अपना डॉलर, वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, कल उसमें क्या प्राइस हो जाएंगी, वो उसी में फेल हो जाएगा। तो कौन जाएगा? आप जाओगे? आप कौन इन्वेस्ट करेगा? उसको यही नहीं पता कि अभी आज की तारीख में पाकिस्तान में 250, 260, 270 तक डॉलर नहीं मिल रहा। 250, 260, 70 में डॉलर नहीं मिल रहा। और जब कुछ अरसे पहले डॉलर कहाँ था और आज कहाँ है, तो जो भी अगर डॉलर लेकर जाता है आज, तो 1 साल बाद करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, डॉलर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तो वो तो सीधे सीधे उसको लॉस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर जाए। ये पता नहीं आपको किसने बोल दिया कि इन्वेस्टर से बात हो रही है, इन्वेस्टर जा रहे हैं। इन्वेस्टर तो मुझे लगता है पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। कौन पाकिस्तान पे बात करेगा? कौन बिजनेसमैन पाकिस्तान के बारे में सोचेगा? इतनी बड़ी दुनिया है, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास और थोड़ी काम करने के लिए जगह नहीं है, बहुत है। पाकिस्तान में इन हालात में कौन इन्वेस्ट करेगा? मुझे तो नहीं लगता यार। सिर्फ बातें करके बस किसी को खुश करने वाली बात है। आप एक पाकिस्तानी हो तो आपको किसी ने खुश करने के लिए बोल दिया होगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। ग्राउंड रियलिटी नहीं है। क्यों? बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन जाएगा वो अपना प्रॉफिट के लिए जाएगा। वो अपना देखेगा कि मुझे कितना फ़ायदा होगा। मुझे तो नहीं लग सकता कि, मुझे तो नहीं समझता कि किसी को भी कोई भी पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करे, पॉसिबल नहीं है। इकबाल भाई, ये भी मुझे बताएं कि अभी आपने जो वहाँ पे आउटलेट बनाया पाकिस्तान में सेविंग होम के, ये तकरीबन आपने कितने जो है वो मिलियंस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं? और उसमें 1 साल 2 साल तो हो गए आपको वहाँ पे बिज़नेस करते हुए, तो 2022 जो है वो कितना आपके लिए सूदमंद रहा है? देखिए, मैंने जब पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तब आप यूँ अंदाज़ा लगा कि 120 रुपये का डॉलर था। सही है, आज कहाँ पर पहुँच गया। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, आप रुपीस में तो प्रॉफिट कर लेते हैं, रुपीस में आपका प्रॉफिट नज़र आएगा आप रुपीस में, लेकिन जो इन्वेस्टर मेरी तरह बाहर से पैसा लेकर जाएगा वो तो लॉस में ही रहेगा ना। उसका तो है ही नहीं। 120 रुपये में हमने जब ट्रांसफ़र किया था डॉलर यहाँ से और इन्वेस्ट की थी, बिज़नेस किया था, आज 250-60 में डॉलर नहीं मिल रहा, तो आप कितना प्रॉफिट कर लोगे? आपका डॉलर इतना डी वैल्यू, आपके रुपीस इतना डी वैल्यू हो जाता है, तो आप कितना प्रॉफिट कर लोगे कि आप उसको कवर कर पाओगे? रुपीस में प्रॉफिट बहुत है पाकिस्तान में, काम भी बहुत अच्छा है, रुपीस से कैलकुलेट करो बहुत अच्छा है। एक बाहर से इन्वेस्टर जाके उसके लिए आज के दिनों में, इन दिनों में कोई चांस नहीं है काम करने का। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल बहुत जो है वो बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो मीडिया में हैं। बांग्लादेश के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेश जो है इस वक्त उनकी जो मुआशी निज़ाम है, मुआशी स्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान से डबल ट्रिपल जो है वो बेहतरी पर है और उनके रिज़र्व बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी मेट्रो जो है वो अपनी अभी जो उनकी सेरेमनी की है और बहुत सारे वो 30-40 किलोमीटर समुंदर पर ब्रिजेस बना रहे हैं और ट्रेड के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। दुनिया भर में उनका नाम इस वक्त बांग्लादेश की जो मसनूआत है उस पर बात हो रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेश से भी बुरी इनके पास फैसिलिटीज़ थी या बांग्लादेश से भी कम जो है वो पढ़े लिखे लोग इनके पास थे जो पाकिस्तान का ये हाल हुआ है? नहीं यार, पाकिस्तान का देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 दिसंबर में तो आज़ाद हुआ, यानी तकरीबन 72। लेकिन उन्होंने अपनी तालीम पे ध्यान दिया, काफ़ी हद तक दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दिया। हर इदारे को उसके इदारे के अंदर काम करने के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट ऐसे कानून किए कि हर इदारा, अपने इदारे जितने भी हैं वो अपने हिसाब से काम करें, किसी में इंटरफेरेंस नहीं करें। तालीम पे बहुत अच्छी तवज्जो दी, ख़ास करके औरतों की तालीम पे जो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। फिर अपने मुल्क से प्यार बहुत है, तो उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ इतनी बातें हैं खामियां निकालने के लिए कि कितनी बातें की जाए,
क्या क्या प्रॉब्लम्स में है, वो बहुत बड़ी बात है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। मुझे लगता है पाकिस्तान हिस्ट्री में भी, पास्ट में तो छोड़ें, अभी इन फ्यूचर में मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी पाकिस्तान से बांग्लादेश बहुत आगे निकल जाएगा। कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को अब आप? फिलहाल तो कुछ ऐसा कोई फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा पाकिस्तान का, सामने है कुछ है ही नहीं, कोई कुछ करने ही नहीं देता। हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। आम किसी भी मुल्क में बात करें, इमदाद लेने जाते हैं या कोई बात कर रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़ों से आपको फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है तो तरक्की तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आपकी लड़ाइयाँ कम नहीं होती। आज जब टीवी को खोलो तो क्या आएगा, ये क्यों नहीं हुआ, इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे, इमरान खान की वीडियो लीक हो रही है, ऑडियो लीक हो रही है, इसके अलावा कोई है डिबेट? पूरा दिन एक दूसरे को गालियाँ देने के लिए, एक दूसरे को चोर कहने के लिए पाकिस्तान में कोई डिबेट नहीं है। और मुल्क के ऐसे हालात हैं कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, लोगों के पास खाने के कुछ नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप यूँ अंदाज़ा लगाएं, हर महीने 5% महंगाई बढ़ रही है, हर महीने 5% महंगाई बढ़ रही है। सैलरी तो इस तरह लोगों की बढ़ती नहीं है, तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, तो वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज की तारीख में पाकिस्तान का फ्यूचर तो बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं ज़रा अपने न्यूज़ टाइम के व्यूअर्स से बात करना चाहता हूँ और आप ही से जो मेरे इंटरव्यूज़ थे उन्हीं पे थोड़ा सा मैं आवाम से इंटरेक्ट होना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इकबाल अडवाणी साहब से जब मेरी 5-6 साल पहले हमारी जो बिज़नेस पे बातें होती थी, इंटरव्यूज़ होते थे, तो उस वक़्त इनकी एनर्जी, इनका एक जोश था कि पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टर्स जाने चाहिए, पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहिए। बल्कि मुझे याद है कि इन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट यहाँ पे इवेंट्स भी किए, बिज़नेस टाइकॉन्स को इकट्ठा भी किया, क्योंकि इनकी मेमन बरादरी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने बहुत सारी एफ़र्ट्स की जो है बिज़नेस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद आज इकबाल अडवाणी साहब जो हैं वो रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आए हैं और इनकी जो एनर्जी मैं देख रहा हूँ, इनका जो मायूसी देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम के लिए काफ़ी ख़तरे की अलामत होती है कि अगर ऐसे कारोबारी लोग जो हैं वो मायूस नज़र आएँ। जी इकबाल भाई, ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आवाम के साथ शेयर किए और मैंने वो जर्नी बताई, आपकी एफ़र्ट्स बताई कि आपने यहाँ पे पाकिस्तान के जो कॉन्सुलेट के जो सीजी हैं उनसे भी मीटिंग की थी और अबाउट बिज़नेस की बात भी की थी। इकबाल भाई, ये तो था आपके दिल का हाल जो आपने शेयर किया इस वक्त, जो पाकिस्तान का जो हाल अहवाल आपने बताया है। क्या आप, क्योंकि आप इंटरनेशनल बिज़नेस टाइकॉन्स भी हैं, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं क्या सजेशंस है, क्या बेहतरी आ सकती है? कोई बेहतरी की बात करें, आवाम सुनना चाहती है, क्योंकि आवाम मायूसी की खबरें सुन सुन के तो वैसे ही बेचारी जो है वो दब चुकी है। तो उनके लिए कोई ऐसी जो है हमारी गवर्नमेंट को आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल जो है वो टूर पे रहते हैं, बिज़नेस को देखते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुल्क तभी चल सकता है कि आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टर आए। जब तक पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे, पाकिस्तान में काम नहीं चलेगा। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टर कैसे आए, सवाल ये है। पाकिस्तान की करेंसी इतना डीवैल्यू हो जाती है कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद 120 रुपये डॉलर जब चल रहा था तब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर ली। अब मैं कितने भी अच्छे काम कर लूँगा, कितना भी अच्छा बिजनेस हो, मैं किसे इसको, इस डेफिसिट को, इस डिफरेंस को कवर करूँगा? कहाँ 120 रुपये डॉलर, कहाँ 260 रुपये, तो उसको कैसे आदमी कवर कर सकता है? रुपीस में बिज़नेस बहुत अच्छा है, रुपीस के हिसाब से आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो, वहाँ आप कामयाब हो, रुपीस के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बहुत है। लेकिन एक्चुअली जब आप ट्रांसफ़र पैसा बाहर से कर रहे हो तो आप तो लॉस में ही जा रहे हो ना। तो मुझे बताएं, ऐसे हालात में कौन इन्वेस्टर पाकिस्तान जाएगा? कोई सेंस नहीं बनता न, किस तरह कोई पैसा वहाँ अपना ट्रांसफ़र करेगा। तो जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा, पाकिस्तान के हालात सही नहीं होंगे, इसी तरह हम भीख मांगते रहेंगे। और सबसे पहले हमको, अगर आपने कहा किस तरह बेहतरी आ सकती है, तो सबसे पहले तो हमको पाकिस्तान की रुपीस की डी वैल्यू किसी भी तरीके से रोकनी पड़ेगी। जब तक हम पाकिस्तान करेंसी डी वैल्यू होती रहेगी, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। वो भी काफ़ी टाइम तक हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी करेंसी डी वैल्यू नहीं हो रही, तब जाके इन्वेस्टर का ट्रस्ट आएगा। लेकिन इससे पहले
पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं कोई, मतलब किस तरह मुझे तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं आएगा इन्वेस्टर। तो जब तक पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं होंगे। नहीं, ईसा हुकूमत ने तो किया, मैजिकल शो तो किया था, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए। सागडार साहब ने कहा था कि मैं जाके जो है वो पाकिस्तान की जो फाइनेंस मैं कंट्रोल करूँगा तो मुल्क की मुआशत जो है वो चल पड़ेगी, उसका पहिया जो जाम है वो चलेगा। तो अभी वो अरे नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर यार, फाइनेंस मिनिस्टर तो मेरी समझ में ही नहीं आता किस तरह की बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कितनी बड़ी चीज़ होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू दिया था कि अभी मेरा डंडा चलने वाला है, मेरा डंडा चलने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए? इस तरह की बात फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। आप मोहल्ले गली मेले के अंदर खड़े हो कि मेरा डंडा चलेगा, दुनिया आपको सुन रही है, वर्ल्ड बैंक आपको सुन रही है, एशियन बैंक आपको सुन रही है, IMF आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आप इस तरह की बातें करोगे अब मेरा डंडा चलने वाला है, अब मैं ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा। फिर 4 दिन बाद दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो गया नहीं वो हो गया। फिर 10 दिन बाद दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है कि पिछली गवर्नमेंट ने ख़राब करके चले गए। तब इनके पास तो बातें करने के लिए सब कुछ है, बाकी प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं कर सकते। हम आज साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में ये कुछ भी बोल दें बड़ी बड़ी बात है। डॉलर नीचे नहीं आएगा, करेंसी डीवैल्यू होती रहेगी, डीवैल्यू होती रहेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। हमारा इंपोर्ट हम कर नहीं पा रहे, रॉ मटेरियल हम मंगवाएंगे नहीं, हमारी मेडिसिन महंगी हो जाएगी, हमारी हर चीज़ महंगी होती जाएगी। आपको नज़र आ रहा है कुछ अरसे बाद तो मुझे लगता है मेडिसिन भी सब नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें इंपोर्ट की जाती है। रॉ मटेरियल तक हम इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद हमारी इंडस्ट्रियाँ चलती है। अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है तो आपकी कुछ अरसे बाद जो थोड़ी मोड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। इकबाल अडवाणी साहब, माशाल्लाह ये तो थी 2022 तक की मायूसी, और अब है 2023। आज जैन और पहला इंटरव्यू है आपका जो है वो नए साल का। तो अब क्या सोच के आप बिजनेस टाइकॉन्स को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से उनको जो है न्यू ईयर की जो हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं, नए साल की जो है वो आमद वो क्या कहते हैं, मरहबा, खुश आमदीद और बहुत सारी मुबारकबाद देना जो कैसे देना चाहते हैं? नहीं, अजीब वाकया हो गया आज तो हमारा कि 1 जनवरी और पहले ही मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और आपका भी फर्स्ट इस साल का पहला इंटरव्यू मेरे से हो रहा है। बिल्कुल है। और मुझे भी यही लग रहा है कि पहले ही दिन मैंने किसी को इंटरव्यू दे दिया, तो अब लगता है पूरा साल इसी तरह गुजरेगा। आपका तो गुजर ही रहा है, मेरा भी अब इसी तरह गुजरेगा, इंशाल्लाह, क्योंकि पहले दिन से इतना बड़ा स्टार्ट मिल गया है, और आप जैसे एंकर के साथ बैठ के, तो मुझे लगता है आई थिंक 23 वेरी ब्राइट दबंग होने वाला है, मेरे लिए काफ़ी ब्राइट होगा। और बाकी आप सबको मुबारक हो नए साल की। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह हम सबको खुशियाँ दे, लोगों के जो गोल हैं जो 2023 में सब अचीव करें, और UAE तरक्की करे बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा है। और मुझे यहाँ आया, मुझे काफ़ी 15 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम मैंने गैप कर लिया था इस बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और UAE में बिज़नेस हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस है मेरा यहाँ पर, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह UAE को इसी तरह तरक्की होती रहे, और इसी तरह यहाँ बिज़नेस लोगों का बढ़े, क्योंकि हमको इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है, इतना अच्छा माहौल दिया है, इतना तहफ़्फ़ुज़ है। तो मेरी तो दुआ यही है कि ये तो मेरा एक तरह से घर ही है। तो कोई भी इंसान जहाँ रहता है और जहाँ बिज़नेस करता है उसके लिए तो उसकी ऐसी ख्वाहिशात होंगी कि अल्लाह और इसको तरक्की दे। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेज़ हैं। अंसर अकरम के साथ आपका पहला इंटरव्यू इस साल का, और अंसर अकरम का भी पहला इंटरव्यू है दोबारा से नए साल में आपके साथ। और दुआ करते हैं कि आप चमकते रहें और पाकिस्तान के परचम के लिए हमेशा काम करें। थैंक यू सो मच जी। ये मेरे साथ जी इकबाल अडवाणी साहब हैं, और सेविंग होम के जो हैं ये ऑनर भी हैं, बिज़नेस टाइकॉन्स भी हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में इनको एक बिज़नेसमैन के तौर पे जाना जाता है। इनकी बातें सुनने वाली थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी जो प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला की ज़ात वो कोई बेहतर जो है वो पाकिस्तान के लिए जो कोई लीडर हो जो इन तमाम चीज़ों को बेहतर समझ सके, वो अता करे। 2023 में पाकिस्तान जो है वो आगे जो है वो दुनिया के साथ मिले। और इनकी एक बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी कि अपने रुपये की जो है वो कदर बनवाना अगर ये शुरू कर देंगे तो हमारा जो मुआशी निज़ाम है वो बेहतर होगा। अंसर अकरम फिर ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।